सो वेलकम बैक एंड हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। नाउ इस वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक फ्रिक्शन। सो लेट्स गो, करते हैं शुरू। सो ये है पहला क्वेश्चन एंड यहाँ पे हमें दो केस दिए हुए हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में ब्रिक्स को साइड बाय साइड रखा गया है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, और केस 2 में भी ये दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ v से मूव कर रहे हैं, बट इस केस में जो ब्रिक है वो एक के ऊपर एक रखा गया है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है इन केस 1 एंड केस 2, क्या वो दोनों इक्वल हैं, या केस 1 में काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा है या केस 2 में, विद रीजन। एंड हमें तीन ऑप्शंस भी दे रखे हैं, हमें बी पार्ट में ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा एक्सप्लेनेशन बेस्ट है। ओके, सो अगर मैं केस ए की बात करूं, सो पहले पार्ट ए को देख लेते हैं कि किस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा। देखिए, पहली बात तो दोनों ही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो दोनों केस में काइनेटिक फ्रिक्शन तो आएगा। ओके, अच्छा, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का मैं एक्सप्रेशन देखूं एफ के का, वो होता है म्यू के टाइम्स एन, मतलब ये नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, म्यू के दोनों के केस में सेम ही रहेगा क्योंकि ब्रिक सेम है, तो म्यू के तो सेम है। अच्छा, नेक्स्ट, दोनों केस में जो ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास है, देखो इसको कुछ आप इस तरीके से समझिए कि ये जो ब्रिक का जो मास है, लेट इट बी m, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, तो जो टोटल मास वो कितना हो गया 2m। ठीक है, अच्छा, इस केस में जो टोटल मास ब्रिक का आया वो भी कितना हो जाएगा 2m, m इसका m इसका। कहने का मतलब बस डिफरेंस ये हुआ कि केस 1 में एरिया बढ़ गया है, ऑब्जेक्ट सेम ही है लेकिन उसका एरिया बढ़ गया है। सेकेंड केस में एरिया हो गया है कम। जब हम फ्रिक्शन डिस्कस कर रहे थे तब भी हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि फ्रिक्शन जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, एंड मैंने उसका प्रॉपर रीजन भी बताया था। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हो कि एरिया पे डिपेंड क्यों नहीं करता है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो फ्रिक्शन है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया। अगर तो टोटल मास जो ऑब्जेक्ट का अगर वो सेम रहता है तो फ्रिक्शन भी जो है वो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इस केस में कहूँगा कि मैं केस 1 में और केस 2 में जो फ्रिक्शन है वो दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। अच्छा, तीन ऑप्शन हमें दिए हुए। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि द नॉर्मल फोर्स इन केस 2 इज लार्जर एंड हेंस द ब्रिक्स प्रेस डाउन मोर फॉर्मली अगेंस्ट द टेबल टॉप। दिस इज रॉन्ग। दोनों केस में नॉर्मल फोर्स अलग नहीं है, सेम ही है। द नॉर्मल फोर्स इज सेम इन टू केसेस एंड फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। दिस इज करेक्ट कि फ्रिक्शन जो है सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है और जो नॉर्मल फोर्स दोनों में सेम ही है। कि द थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं कि केस 1 हैज मोर सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद टेबल टॉप एंड this leads to more friction. No, this is wrong. So option 2 is correct, and that is a friction is same in both the cases. So ये है next question। यहाँ पे कह रहे हैं एक ब्लॉक है of mass 1.8 kg and ये it slides on a horizontal surface with speed 0.8 meter per second. Okay, and acceleration has a magnitude of 2.8 meter per second squared as shown। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लॉक, इसके स्पीड इस तरफ है वेलोसिटी, एंड जो एक्सेलरेशन है इट इज ऑपोजिंग टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो ए पार्ट में हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये है हमारा ब्लॉक ऑफ मास m। देखिए यहाँ पे कुछ और फोर्सेस तो लग नहीं रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स जरूर लग रही होगी इन द बैक साइड क्योंकि मोशन इस तरफ है, तो ये होगा एफ के, एंड द ग्रेविटी फोर्स ये लगेगी नीचे की तरफ mg, और नॉर्मल फोर्स जो सरफेस लगाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर दैट इज n। तो ये है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, एंड नाउ वी कैन यूज द न्यूटन्स लॉज टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, सो ये हमारे पास, ये मैंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ले लिया है और ये हमारा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। एंड न्यूटन्स का जो लॉज है वो हम सीजन 1 से पढ़ रहे हैं। अब जितने भी हम क्वेश्चन देखेंगे आने वाले टाइम में, आने वाली सीजन्स में, तो वो कहीं ना कहीं न्यूटन्स के लॉ वहाँ अप्लाई होंगे ही होंगे।
तो सिंपल से इक्वेशन आपके अब तक आपके बिल्कुल खून में ये चीज़ घुस जानी चाहिए कि जो सिग्मा एफ एक्स है ये होता है मास टाइम्स ए एक्स, ये होता है एक्स डायरेक्शन में अगर मैं कंपोनेंट की बात करूँ तो, और वाई डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो सिग्मा एफ वाई इज एम ए वाई। तो ये है न्यूटन्स के लॉज इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो बस यही इक्वेशन है, यही हर जगह हम यही यूज़ करने वाले हैं और कुछ अलग है नहीं इसमें। तो एफ एक्स नाउ एक्स डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है जो कि अलोंग नेगेटिव एक्स है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस एफ एक्स एफ के सॉरी इज मास टाइम्स ए एक्स। ठीक है, अच्छा एफ के हमें पता है ये होता है म्यू के टाइम्स एन, करेक्ट। अच्छा मतलब हमें नॉर्मल फोर्स भी निकालनी पड़ेगी पहले, तो नॉर्मल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, वही न्यूटन के लॉ इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर वाली हमने पॉजिटिव लिया है तो n माइनस एम जी इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू m टाइम्स ए वाई। देखो अब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं तो ये तो हो जाएगा जीरो, सो दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स आएगी वो mg के बराबर आ गई, खत्म। वरना आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि n इक्वल्स टू mg, तो मैंने आपको दिखा दिया आती कैसे। ठीक है, अच्छा n आ गया तो हम यहाँ पुट कर दें माइनस म्यू के n जो है mg के बराबर है इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ए एक्स। तो ये m और m तो कट जाएगा। अच्छा जो एक्सेलरेशन है वो है नेगेटिव एक्स की तरफ, देख रहे हो नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो मतलब ए एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज माइनस 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, म्यू की हमें निकालना है तो ये एज इट इज, जी तो हमें पता ही है 9.81, ये m और m तो कट गया था, ए एक्स है माइनस 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म। यहाँ से ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा और म्यू के की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.29। अब नेक्स्ट हमें बी पार्ट में बताना है कि व्हाट when the speed of the block slows to 0.4 meter per second is the magnitude of the acceleration greater than less than or equals to this। देखो अगर स्पीड जो है कम हो जाती है 0.80 से, स्पीड अगर 0.40 हो जाती है तो एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर मैं एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन यहाँ से देखूं तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आएगी, ए एक्स इज म्यू के टाइम्स एम जी। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन सॉरी एम तो कट गया था, म्यू के टाइम्स जी। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही है, स्पीड कम हो ज्यादा हो एक्सेलरेशन विल रिमेन्स द सेम। सो हम बोल सकते हैं कि बी पार्ट के लिए जो एक्सेलरेशन है स्टिल, अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूं वो आएगा 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो ये था सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे हमें दिया हुआ ये ब्लॉक जिसका मास है 25 kg एंड ऊपर एक फोर्स भी लग रही है, वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड है 31 न्यूटन। हमें ये बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड टू मेक द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग एज शोन। तो हमें बताना है कि इस फोर्स को हम कितना मिनिमम लगाएं कि ये मूव करना चालू कर जाए, और हमें दे रखा है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है इट इज 0.27 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसकी वैल्यू 0.38 हमें दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है हमारा मास m, इधर एक फोर्स लग रही है F एंड यहाँ पे एक फोर्स लग रही है 31 न्यूटन। अच्छा mg भी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एंड फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ। देखो अब हमें ये बताना है F की कितनी मिनिमम वैल्यू हम रखें कि ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए। देखो हमें इतनी फोर्स तो एटलीस्ट उसको देनी पड़ेगी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की इसको ओवरकम कर जाए। मतलब F अगर इसके इक्वल हो जाए तो ये ऑब्जेक्ट है इट विल बी ऑन द वर्ज टू मूव, मतलब मूव करना स्टार्ट कर देगा अगर ये इसके इक्वल हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे भाई, न्यूटन्स के लॉज लगाएंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन हमने ले ली एक्स और ये डायरेक्शन हमने ले ली वाई, तो यही अपन लगाएंगे। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स में हम लिख सकते हैं कि ये मास टाइम्स ए एक्स होता है। अच्छा एक्स डायरेक्शन में केवल दो ही फोर्सेस हैं, कौन सी, एफ और ये फ्रिक्शन। तो एफ तो हम लगा रहे हैं और ये आ रही है, तो एफ एक्स मैक्सिमम इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ए एक्स। नाउ फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो वैल्यू होती है म्यू एस मल्टीप्लाइड विद एन।
अच्छा n हम कैसे निकालेंगे? अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया कि इस पे नॉर्मल फोर्स भी तो लगेगी भैया ऊपर की तरफ, जो सरफेस लगाएगा, वो चीज़ मैं भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये है फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब हमें n निकालने के लिए हम न्यूटन के लॉज लगाएंगे इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो सिग्मा एफ वाई इज मास टाइम्स ए वाई। देखो y डायरेक्शन में तीन तीन फोर्सेस लग रही हैं। ऊपर वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, तो n माइनस ये हो जाएगा 31 न्यूटन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू, तो ये तो हो जाएगा जीरो क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं, तो ये जीरो। तो यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 31 न्यूटन प्लस एम जी। एम कितना है 25, जी तो स्टैंडर्ड होता है 9.81। यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो 276 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पुट कर देंगे इसको। तो F यहाँ से क्या निकल के आएगा? अच्छा एक्सेलरेशन अभी जीरो है यहाँ पे, तो F जो निकल के आया एफ एस मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई। और ये हमें पता है म्यू एस मल्टीप्लाइड विद एन, म्यू एस हमें पता है और एन हम निकाल चुके हैं। यहाँ पुट करो और मजे लो। तो म्यू एस है 0.38, एन है 276। तो यहाँ से जो एफ की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 104 पॉइंट समथिंग 97। सो ये है हमारे पास जो मिनिमम हमें इसको देनी पड़ेगी कि ये मूव करने लग जाए। अच्छा ये तो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, बट अगर हम इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करें कि एक बार जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए तब हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसको कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करने के लिए। देखो जब एक बार जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा तो ये आ जाएगा मोशन में, और जब चीज़ मोशन में होती है तो फ्रिक्शन उस टाइम कौन सा लग रहा होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं? जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो म्यू के मल्टीप्लाइड विद एन। अच्छा नॉर्मल फोर्स तो सेम ही रहेगी अभी भी, नॉर्मल फोर्स मतलब जो ये चीज़ है ये एन में जो फोर्सेस हैं वो थोड़ा चेंज हुई हैं, तो वो तो सेम ही है 276। और म्यू के कितना है 0.27 मल्टीप्लाइड विद 276, तो ये आ जाएगा 75 न्यूटन। तो जब एक बार जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो उसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करने के लिए हमें केवल 75 न्यूटन ही लगाना पड़ेगा। पहले कितना लगाना पड़ रहा था? 104 न्यूटन, अब कम हो गया जब वो मोशन में आ गया। सो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे हमें दिया हुआ है तीन आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं 1 2 3 जैसे आपको इस इमेज में दिख रहे हैं, और तीनों में दो दो फोर्स लग रही है। F2 की डायरेक्शन तो सेम है, बट F1 है इस बॉक्स पे ऐसे लग रही है, यहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है, और यहाँ पे इस ऐसे लग रही है। और जो ये एंगल है दोनों केस में सेम ही है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा ही है, बस ये है कि डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी है। ओके तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि वी हैव टू रैंक द बॉक्सेस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन देम एंड सरफेस। तो हमें ये बताना है कि किस पे स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा होगा और किस पे कम लग रहा होगा। अच्छा एक चीज़ और दे रखी है कि ये जो है इट इज़ एट रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब ये रेस्ट पे है, मोशन में नहीं है, तभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ओके तो इसमें क्योंकि ये रेस्ट पे है तो जो नेट फोर्सेस हैं वो इक्वल्स टू जीरो होंगी। तो अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? जितनी नेट सम है इन फोर्सेस का इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर मैं बॉक्स 1 की बात करूं तो एक इसका कंपोनेंट आएगा इस केस में F, अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूं तो ये आ जाएगा F कॉस थीटा, और एक ये आएगा F साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू, अगर मैं बॉक्स 1 की बात करूं तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस विल बी द सम ऑफ F2 प्लस F1 cos थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को तो अपोज करेगा, तो वो इक्वल आ गया इसके। अच्छा सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो F1 का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा दिस विल बी इक्वल्स टू F2। और अगर मैं केस 3 की बात करूं तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये हो जाएगा F1 cos थीटा, और ये हो जाएगा F1 sin थीटा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी Fs, दिस विल बी F2 माइनस F1 cos थीटा। करेक्ट। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो बॉक्स 3 पे है फ्रिक्शन सबसे कम है और बॉक्स 1 पे जो है फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बॉक्स जो 3 है
इस पे फ्रिक्शन सबसे कम होगा, देन बॉक्स 2 आएगा एंड देन बॉक्स 1 आएगा। तो ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसको कंपेयर कर देते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के। इसमें केवल फ्रिक्शन की बात चल रही है। अगर मैं इनको रैंक करूं अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इट इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एन। मतलब जिस केस में नॉर्मल फोर्स सबसे ज्यादा लग रही होगी वहां पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। म्यू तो तीनों केसेस में सेम ही है। तो नॉर्मल फोर्स जो मैक्सिमम है वो बॉक्स नंबर 2 पे है, यहाँ पे मैक्सिमम है। देखो F1 भी नीचे लग रहा है और ये mg भी नीचे लग रहा है, बट इस केस में mg तो नीचे लग रहा है बट इसका केवल कंपोनेंट आ रहा है F1 sin थीटा, और इस केस में भी mg नीचे लग रहा है और इसका कंपोनेंट आ रहा है F1 sin थीटा। मतलब बॉक्स 2 में मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स है और बॉक्स 1 एंड 3 में जो नॉर्मल फोर्स है वो इक्वल है। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस की कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन किस केस में ज्यादा होगा, तब मैं ये कह सकता हूं कि बॉक्स 2 में जो है वो सबसे ज्यादा होगा और बॉक्स 1 एंड 3 में ये इक्वल होगा। बट क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात नहीं करी है, ये केवल स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है। वी हैव टू रैंक द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस केस के लिए आंसर ये होगा। बट ये भी मैंने आपको समझा दिया, हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूज कर जाए, कुछ लोग ये आंसर कॉट कर दें, बट ये वाला इस केस के लिए गलत होगा। दिस वुड बी द करेक्ट। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 37 kg का एक क्रेट है, ये प्लेस किया गया है इंक्लाइन रैम्प पे, एंड जब एंगल 23 डिग्री हो जाता है रैंप का तो क्रेट बिगिंस टू स्लाइड डाउनवर्ड। मतलब इस पॉइंट पे जो इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कौन सा होगा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दो पार्ट है। पार्ट ए में हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द क्रेट एंड द रैंप, एंड सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है कि अगर क्रेट का मास डबल हो जाए तो क्या एंगल चेंज होगा जिस एंगल पे वो मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये दो चीजें हमें बतानी है। तो चले पहले एक बार हमें कुछ पिक्चराइज कर लेते हैं प्रॉब्लम को है क्या एक्चुअली। तो ये है हमारे पास एक रैंप और ये थीटा हमें दे रखा है 23 डिग्रीज। यहाँ पे ये क्रेट है जिसका मास हमें दिया हुआ है 37 kgs। अगर तुम सारी फोर्सेस को सही से रिप्रेजेंट कर दोगे तो क्वेश्चन तो आराम से निकल जाएगा। तो देखिए ये है हमारा एक ग्रेविटी फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड mg, करेक्ट। नॉर्मल फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि टेंडेंसी तो इस तरफ है तो फ्रिक्शन तो पीछे आएगा। तो ये लगेगा I से Fs। एंड अब अगर मैं कंपोनेंट देखूं mg का, देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एंड मैं काफ़ी बार ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, सीजन 1 में मैंने डिस्कस की थी कि एंगल कैसे होते हैं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। बाकी ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही है। एंड ये जो डायरेक्शन आएगी ये हो जाएगा mg साइन थीटा, एंड यहाँ पे जो ये होगा कंपोनेंट ये होगा mg cos थीटा, करेक्ट। अच्छा, अब मैं इस डायरेक्शन को हमेशा हम लेते हैं कि जिस तरफ मोशन हो रहा है उसको हम पॉजिटिव x ले लेते हैं, और परपेंडिकुलर टू दिस ये है y डायरेक्शन। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। वही न्यूटन की लॉ लगाएंगे x और y डायरेक्शन में। हर इक्वेशन में लगभग हम यही करते हैं, इसमें भी कर देते हैं। तो सिग्मा एफ वाई दिस विल बी इक्वल्स टू m टाइम्स ए वाई। अब क्योंकि y डायरेक्शन में कोई मोशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये जीरो, तो मतलब नेट फोर्सेस जो y डायरेक्शन में इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि n माइनस एम जी कॉस थीटा ये बराबर आएगा जीरो। मतलब यहाँ से जो n की जो एक्सप्रेशन आएगा ये आएगा एम जी कोसाइन थीटा। अब अगर मैं x डायरेक्शन में देखूं, और ये फ्रिक्शन कौन सा है? मैक्सिमम फ्रिक्शन है, और हमें पता है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो म्यू टाइम्स n होती है, एंड दिस इज म्यू s द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यही हमें निकालना है, ठीक है। तो x डायरेक्शन में न्यूटन के लॉ लगा दो। देखो नेट फोर्सेस इन द x डायरेक्शन दिस इज m टाइम्स ए वाई, सॉरी ए एक्स। देखो अब जो एक्सेलरेशन है नहीं तो इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से भी जो नेट फोर्सेस आएंगे दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो कर देते हैं Fs जो है नेगेटिव की तरफ है, तो दिस इज नेगेटिव Fs मैक्सिमम वैल्यू प्लस mg साइन थीटा, ये जो है इक्वल्स टू जीरो आ गई, करेक्ट। तो यहाँ से Fs क्या होता है? ये होता है
तो लिख दो म्यू एस मल्टीप्लाइड विद एन प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, नेगेटिव साइन एज इट इज। एन को पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस म्यू एस, जो एन है ये एम जी कोसाइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं रीअरेंज कर दूँ टर्म्स तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि म्यू एस एम जी कोसाइन थीटा ये किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा के बराबर है। तो यहाँ से ये m तो कट गया, g और g भी कट गया, तो म्यू एस किसके बराबर आ गया, tan थीटा के बराबर। तो क्लियर, थीटा हमें पता ही है 23 डिग्रीज पुट कर दो यहाँ पे, तो टेंजेंट 23 ये अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ करोगे तो वैल्यू आएगी 0.42। दस जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है 0.42 एंड दिस विल बी द आंसर फॉर द ए पार्ट। अच्छा, बी पार्ट में कह रहे हैं अगर मास डबल कर दो तो क्या एंगल में कुछ चेंजेस आएंगे। देखो यहाँ पे जो एंगल है ये म्यू एस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि मास और मास तो कट गया दोनों तरफ से। तो अगर मास हम डबल करें, ट्रिपल करें, 4 गुना करें, कुछ भी करें, जो थीटा है वो सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। अच्छा, ये तो हमने यहाँ से बता दिया, ठीक है यार, एक इक्वेशन देख के हमने बता दिया कि थीटा मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे। बट फिजिकली समझाओ कि यार ये मास अगर बढ़ रहा है तो हो क्या रहा है। देखो अगर मास बढ़ेगा ना, इसको अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं मास को, तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ये भी 2 टाइम्स हो जाएगी। बोलो यार, अच्छा नॉर्मल फोर्स 2 टाइम्स ही, बट जो ये वाला कंपोनेंट है ये भी तो 2 टाइम्स हो गया यार। सोचो भाई, ये भी तो, अगर ये नॉर्मल फोर्स बढ़ रही है तो ये वाला कंपोनेंट भी तो बढ़ रहा है, जिसके कारण ये नीचे की तरफ आएगा। तो इसके कारण जो थीटा है ये मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो ये था आंसर फॉर द बी पार्ट। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक मग जो कि रेस्ट पे है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये रेस्ट पे है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि हमें 2 चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मग, कितने फ्रिक्शन लग रहा है ये हमें निकालना है। तो पहले मैं फटाफट फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। तो ये नीचे इधर लग रहा है इसका वेट फोर्स mg, एंड एक नॉर्मल फोर्स लग रही है इधर जो कि सरफेस लगाएगा, और फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ fs। ओके, अच्छा अगर मैं इसका कंपोनेंट ले लूँ mg का, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो ये फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा ये एंगल जो थीटा है, और अगर मैं इसका कंपोनेंट ले लूँ इधर तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ये इस डायरेक्शन में mg sin थीटा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, mg sin थीटा, तभी तो ये रेस्ट पे रह पाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि fs जो है mg sin थीटा के बराबर होगा। तो यह है आंसर ए पार्ट का। नाउ नेक्स्ट हमें बताना है व्हाट इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू कीप मग फ्रॉम स्लाइडिंग। तो म्यू एस की वैल्यू हमें बेसिकली बताना है। तो म्यू एस क्या होता है, फ्रिक्शन डिवाइड बाय एन, नॉर्मल फोर्स जो है। अच्छा फ्रिक्शन तो हम निकाल ही चुके हैं, एम जी साइन थीटा है, और एन जो होगा यहाँ पे इस केस में एन किसके बराबर आएगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर आएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ एम जी कोसाइन थीटा, एम जी कट कट, साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से जो म्यू एस की जो वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, एंड थीटा हमें दे रखा है 14 डिग्रीज, तो टेंजेंट 14 डिग्रीज ये इक्वल होता है 0.25 के। तो मिनिमम अगर म्यू एस हम इतना रखें तो ये जो मग है स्लाइड नहीं करेगा। इससे ज़्यादा रखोगे तो बिल्कुल नहीं करेगा, बट इतना मिनिमम रखोगे तो स्लाइड नहीं करेगा। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। हमें कह रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है बिटवीन द टायर्स ऑफ योर कार एंड रोडवे, ये म्यू है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी की इनिशियल स्पीड v है एंड आप अपने ब्रेक को लॉक कर देते हैं तो गाड़ी स्किड करने लग जाती है। तो हमें ये बताना है कि गाड़ी कितनी दूर तक स्किड करेगी, और आपको ये दिया हुआ है कि इनिशियल स्पीड v है, म्यू बता रखा है, m जो है ये मास ऑफ कार है। तो इसके टर्म्स में हमें आंसर देना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं कार का फ्री बॉडी डायग्राम देख लेता हूँ। तो mg तो इसका नीचे लग रहा होगा वेट,
एंड जो नॉर्मल फोर्स जो सरफेस लगाएगी वो ऊपर की तरफ, एंड फ्रिक्शन इस पे लगेगा पीछे की तरफ अगर गाड़ी ऐसे मूव कर रही है तो ये एफ के ऐसे लगेगा, और ये डायरेक्शन है मैंने पॉजिटिव एक्स ले रखा है एंड दिस इज पॉजिटिव वाई, करेक्ट। तो वही सिंपल न्यूटन्स की लॉज लगाएंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, कुछ नहीं करना है इसमें भी। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में देखूं तो सिग्मा एफ एक्स जो होगा ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन हो जाएगा, करेक्ट। एक्सेलरेशन तो एक्स डायरेक्शन। अच्छा एफ एक्स अगर मैं देखूं तो केवल एक ही फोर्स है एक्स डायरेक्शन में जो कि एफ के, और जो कि नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो मैं लिख दूंगा माइनस एफ के इज एम टाइम्स ए। एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन मैंने ए ले ली है, ठीक है। अच्छा एफ के हमें पता है ये क्या होता है, म्यू टाइम्स एन, एंड एन की वैल्यू यहां से क्या आएगी एम जी के बराबर, सो म्यू टाइम्स एम जी में लिख सकता हूं, बोल दो यार। तो यहां से माइनस म्यू टाइम्स एम जी इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो m और m तो कट जाएगा, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आएगा माइनस म्यू जी, और ये माइनस क्यों है क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ लग रही है इसलिए नेगेटिव साइन आया, ठीक है। अच्छा एक बार हमने एक्सेलरेशन निकाल ली तो बस अब हम क्या कर सकते हैं कि काइनेमेटिक इक्वेशंस जो हमने सीजन 1 में देखी थी उसका यूज करके हम पता लगा लेंगे कितनी दूर तक ये गाड़ी जाके रुकेगी। मान लो ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और इट स्टॉप्ड हियर, यहाँ पे इनिशियल स्पीड v है, फाइनल स्पीड यहाँ 0 हो जाएगी, और ये जो एक्सेलरेशन है ये कितना माइनस म्यू जी। सिंपल हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन यूज कर लें, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a टाइम्स s, ठीक है। अच्छा फाइनल तो 0 हो रही है, इनिशियल v है तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a कितना है माइनस म्यू जी, एंड s जो है लेट दिस डिस्टेंस बी d, तो ये डिस्टेंस d हमें निकालना था। तो यहां से जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी v स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स म्यू जी, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा a पार्ट का। अच्छा बी पार्ट में हमें बताना है कि अगर आप अपनी स्पीड गाड़ी की डबल कर देते हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा। यहां से देख सकते हो अगर इसको आप 2v कर दोगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 टाइम्स d ना हो जाएगा, तो ये है आंसर बी पार्ट का, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा ना 2v का स्क्वायर 4v स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए जो d होगा दिस टाइम फॉर द बी केस ये 4 टाइम्स d हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया बी पार्ट का। एंड सी पार्ट में हमें कह रहे हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा ट्रक का विद ट्वाइस द मास ऑफ योर कार अज्यूमिंग इनिशियल स्पीड एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू बी सेम। अच्छा अगर मास आप डबल कर रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हो डिस्टेंस के यहाँ पे एक्सप्रेशन में मास का तो कोई टर्म आ ही नहीं रहा है, इनिशियल स्पीड आप सेम रख रहे हो, जी तो होता ही है सेम, म्यू भी आप सेम रख रहे हो, तो डिस्टेंस भी क्या आएगा सेम ही आएगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो सी पार्ट में मास को आप 2 गुना करो 4 गुना करो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस जो है सेम ही रहेगा अगर गाड़ी स्किड करेगी, अगर ट्रक स्किड करेगा तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। एंड इसी के साथ मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स।